हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के तहत 3003 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, फेस ऑथेंटिकेशन आपको अपना कैसे करना है, किस तरह से यहाँ पर अब आप 2026 में नए तरीके से अपना एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का फॉर्म अप्लाई करोगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर 3003 खाली पदों को भरा जाएगा। आप 13 अप्रैल 2026 से 4 मई 2026 के बीच में अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 5 मई 2026 है। फॉर्म में करेक्शन आप 11 से 13 मई 2026 के बीच में कर सकते हो। एग्जाम आपका जून 2026 में कंडक्ट होगा। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको लेवल 1 से 7 के तहत प्रोवाइड कराया जाएगा। पोस्ट वाइज यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैट्रिक लेवल पोस्ट के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। इंटरमीडिएट लेवल पोस्ट के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर पोस्ट वाइज आपकी आयु सीमा रखी गई है 18 से 25, 27, 30 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। एससी, एसटी, पीएच और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट के नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस डिपार्टमेंट में किस रीजन में वैकेंसीज निकली है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एसएससी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइड, हम आपको बता दें यहाँ पर एसएससी ने आधार इनेबल प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है। बिना उसके यहाँ पर अब आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल
डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना OTR कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर, या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार को प्रमाणित करने के लिए डिटेल्स यहाँ पर रीड कर लेनी है। हिंदी में अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी के ऑप्शन पर क्लिक करें और हिंदी में आप इसे रीड कर लें। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस डिटेल को सुन लेना है। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लें। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर, मिसिस, श्रीमती, लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें।
फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं। उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइज आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में लाइव एग्जामिनेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपको SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का ये सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए गाइज अब आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद फिर आपको फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर आपने जो अपनी डिटेल प्रोवाइड कराई थी उसमें से आपकी ये डिटेल फैच कर ली गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विस मैन हैं या फिर आप आर्म फोर्सेज में कार्यरत हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ज्वाइनिंग डेट देंगे यहाँ पर आर्म फोर्सेज की, कब आपने ज्वाइन की थी। और अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो फिर यहाँ पर डिस्चार्ज डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी ईएक्स सर्विस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप ईएक्स सर्विसमैन हैं। और अगर आप नहीं हैं ईएक्स सर्विसमैन या फिर आर्म फोर्सेज में आप कार्यरत नहीं हैं तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको कुछ भी डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप मिनिस्ट्री का नाम या फिर डिपार्टमेंट का नाम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे जिसमें आप कार्यरत हैं। और अगर आप कार्यरत नहीं हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में तो फिर सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है। इसमें आपको सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। यहाँ पर जिस सेंटर को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे, जिसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे आप सेकंड और थर्ड पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। यहाँ पर आपको ये कॉलम इनेबल मिल जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में अपनी एक कैटेगरी फिल की होगी, अगर आप PWBD कैंडिडेट होंगे तो फिर यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस ऑप्शन को नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो फिर आपके सामने यहाँ पर ये डिसेबल कर दी जाएगी डिटेल, इसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। ऐसे ही फिर यहाँ पर आपको दोबारा से पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है और यहाँ पर आप बोथ आर्म अफेक्टेड या फिर सर्बल पैलिसी से अफेक्टेड है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में ये ऑप्शन इनेबल किया होगा, यस ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, और अगर आपने डिसेबल किया होगा तो ये भी आपको यहाँ पर डिसेबल मिल जाएगा, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फिजिकल लिमिटेशंस है टू राइट एज पर पारा 9.2 और 9.3। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना फिजिकल लिमिटेशंस का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। और अगर आपको फिजिकल लिमिटेशंस नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय नो ऑप्शन किया होगा सेलेक्ट तो फिर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल्ड मिलेगा। अगर आपने इनेबल कर रखा होगा तो फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अपनी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा यहाँ पर SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का, उसमें आपको अपना एग्जाम का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। आप किस लैंग्वेज में एग्जाम चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर ले। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रीजन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप SSC के किस रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो रीजन आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट का नाम शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट का लेवल भी शो कर दिया जाएगा पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पेज नंबर 75 पर आपको यहाँ पर पोस्ट की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर आपको रीजन का नाम प्रोवाइड कर दिया गया है, किस रीजन में क्या पोस्ट कोड है, क्या पोस्ट का नाम है, क्या किस डिपार्टमेंट में वो वैकेंसी निकली है, कितनी आपकी आयु सीमा रिक्वायर्ड है, कितनी सैलरी उस पोस्ट के लिए आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और किस लेवल के तहत वो भर्ती यहाँ पर निकली है, पोस्ट निकली है, हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन या फिर 10th लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल दे दी गई है, उस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, टोटल कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दी गई है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग अपना पोस्ट को सिलेक्ट करना है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको शो कर दी जाएगी।
फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की है इसके रिलेवेंट आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ऊपर आपने जो ये पोस्ट सेलेक्ट की है उसके लिए आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा अगर आपके पास उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आपको जो आपने पोस्ट सेलेक्ट की होगी उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है। आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपने ऊपर जो पोस्ट सेलेक्ट की है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए, जो पोस्ट आपने ऊपर सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है। अगर आपने कोई पोस्ट, जो भी पोस्ट यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट की है उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो फिर आप यस करेंगे और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्यरत थे, अपनी डेजिग्नेशन देनी होगी, नेचर ऑफ ड्यूटी देनी होगी, किस डेट से किस डेट तक आप कार्यरत थे वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। यहाँ पर इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपना एज रिलैक्सेशन कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लें जिसके अंतर्गत आप आते हैं। आप SC ST है या फिर डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना होगा। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं मोबाइल फ़ोन पर और फिर वहाँ पर आप माई SSC का ऐप डाउनलोड कर लें और उसे फिर आप इंस्टॉल कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी एक और ऐप इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल फ़ोन पर ही। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में आधार फेस RD का ये ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में माई SSC ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको लॉगिन/रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड वही एंटर करना है जो आपने SSC की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको माई एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है उनकी लिस्ट शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर SSC की जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी भर्ती के लिए आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी जाएगी। इसी तरह से आपको एजुकेशनल डिटेल शो कर दी जाएगी। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो कर दी जाएगी और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की डिटेल शो की जाएगी। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको आधार फेस RD का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही आधार फेस RD इंस्टॉल्ड है तो आपको डायरेक्टली अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना फेस इस सर्कल में लाना होगा और अपनी आंखों को 2 बार ब्लिंक करना होगा तो आपका फोटो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
ये आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और आपकी आंखें कैमरे की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा आपको देखना है कैमरे की तरफ और यहाँ पर रेड कलर का जो रेक्टेंगल होगा उसमें पूरा फेस आपका कवर्ड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको कोई भी कैप, मास्क या फिर सनग्लासेस नहीं पहनने हैं और यहाँ पर साथ ही साथ आपको ईयरफोन या फिर कोई अन्य डिवाइस भी अपने कानों में नहीं रखना है जब आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और उसके बाद में आपको कैप्चर लाइव फोटो की टैब पर क्लिक करते हुए अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस तरह से लाना होगा जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 6.0 सेंटीमीटर उनकी विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 DPI होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड के इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। गाइस, इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट कर लेना है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड योर सिग्नेचर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप क्लिक करें, अपनी फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप गो बैक के इस लिंक पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइज बस अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। उनके सामने भी कुछ इसी तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइड अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइज यहाँ पर आप गो टू डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका वेरिफिकेशन यहाँ पर अभी पेंडिंग है। कुछ समय के बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया जाएगा जब आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे आप SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।